बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यूज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनको जो है वो स्टेटमेंट को सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। तो हम इसमें जो है देखें, सबसे पहले इसमें हम आई एम टायर्ड इसे पी कह लेते हैं, यू आर स्मार्ट इसे क्यू कह लेते हैं। अब इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले नॉट है यानी निगेशन है, तो ये निगेशन आ गई। फिर आई एम टाइड इसको पी कहा हुआ है तो हमारे पास पी आ गया। फिर एंड है तो ये एंड ऑपरेटर आ गया। उसके बाद यू आर स्मार्ट इसको हमने क्यू कहा हुआ तो ये क्यू आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास डी मॉर्गन लॉ जो है वो अप्लाई होगा। डी मॉर्गन लॉ ये है कि ये जो निगेशन है अगर हम इन दोनों के साथ अलग अलग करेंगे तो ये एंड जो है वो और ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एंड है तो इसकी जगह और आ जाएगा, और ये निगेशन इसके साथ भी अलग हो जाएगी और क्यू के साथ भी अलग हो जाएगी। तो इसको दोबारा हम इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या है, पी की निगेशन है तो इसकी निगेशन क्या बनेगी, आई एम नॉट टायर्ड। उसके बाद ये और है, इसका लिख दिया हमने और इसकी निगेशन आएगी, इसकी निगेशन जो है वो आ जाएगी यू आर नॉट स्मार्ट। तो ये इस स्टेटमेंट के जो है ना वो सिंपल लॉजिकल फॉर्म है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड और यू आर स्मार्ट। इसमें भी हम आई एम टायर्ड इसको पी कह लेंगे, यू आर स्मार्ट इसको हम क्यू कह लेंगे। ये हमने पी रख लिया है और ये हमने क्यू रख लिया है। तो इसको हम लिखेंगे लॉजिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले नॉट एंड निगेशन आ गई, फिर ये पी है, पी आ गया। उसके बाद और का साइन है, और ऑपरेटर आ गया। फिर ये इसको क्यू कहा हुआ, ये क्यू आ गया। तो इस पे भी डी मॉर्गन लॉ लगेगा। तो निगेशन दोनों के साथ सेपरेट अलग अलग आ जाएगी, और यहाँ और है तो ये एंड में चेंज हो जाएगा। अब इसको वापस हमने लिखना है इंग्लिश में। तो नॉट भी हमने पी का इसकी निगेशन लिखनी है, आई एम नॉट टायर्ड। फिर एंड है तो हमने एंड लिख दिया। उसके बाद नॉट क्यू है तो इसकी निगेशन आ जाएगी, यू आर नॉट स्मार्ट। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये बन गई, आई एम नॉट टायर्ड एंड यू आर नॉट स्मार्ट। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, I forgot my pen or my bag and I forgot pen or my glasses। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है सिंबल में चेंज करने के बाद। तो सबसे पहले हमने P जो है वो लेफ्ट कर दिया है, I forgot my pen इसको हमने P कह दिया है इतने ही से को। और I forgot my bag इसको हमने क्यू कह दिया है। और आई फॉरगॉट माई ग्लासेस इसको जो है हमने आर कह दिया। तो ये हमारे पास पी क्यू आर तीन जो है वो स्टेटमेंट वेरिएबल हमने सपोज कर लिए। अब इसको लिखेंगे, पहले ये है आई फॉरगॉट माई पेन, तो ये आ गया पी। उसके बाद और है तो और की जगह ये और का जो है वो ऑपरेटर आ गया। फिर आई फॉरगॉट माई बैग है, बैग को हमने क्यू कहा हुआ था तो ये क्यू आ गया। इसके बाद हमारे पास और है तो हम जो है वो एंड है, और एंड की जगह हम ये एंड का सिंबल लेंगे। फिर क्या है, आई फॉरगॉट माई पेन, फिर इसकी जगह जो है वो पी आ जाएगा, इसको हमने पी कहा हुआ है। और उसके बाद और है, फिर और का ऑपरेटर आ गया, और आई फॉरगॉट माई ग्लासेस और इसकी जगह जो है वो आर आ गया। तो अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये P और ये कॉमन आ जाएगा, यहां से बच जाएगा Q और फिर एंड और फिर यहां से R। तो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो P और Q एंड R, ये स्टेटमेंट जो है वो सिंपलीफाई होगी। तो इसको हम दोबारा इंग्लिश में लिखेंगे। तो P की जगह हम लिखेंगे आई फॉरगॉट माई पेन, फिर इसकी जगह और, Q की जगह हम लिख देंगे आई फॉरगॉट माई बैग, इसकी जगह एंड, और R की जगह ग्लासेस। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो सिंप्लीफाइड होगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, और इट इज रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट। तो इस स्टेटमेंट के लिए भी हम पहले जो है वो स्टेटमेंट वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो इट इज रेनिंग को हमने पी कह दिया, इतने ही से को जो है वो पी। और आई फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला इसको जो है हमने क्यू कह दिया, इतने ही से को। फिर
आई फॉरवर्ड माई हैड, इसको हमने आर कह दिया। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले ये पी आएगा, फिर एंड इसकी जगह क्यू आ जाएगा, फिर और है यहाँ, इसकी जगह और का साइन आ गया, फिर दोबारा इट इज यानी ये पी है और फिर एंड हैट है, उसकी जगह आर आ गया। तो यहां से भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो पी एंड जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहां से क्यू, यहां से आर और यहां से ये आर बच जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट में दोबारा लिखें, पी की जगह हम आ जाएगा इट इज रेनिंग, इसकी जगह एंड, और फिर क्यू की जगह आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, और आर की जगह जो है वो हैड। तो इसका जो आंसर है इट इज रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला और माई हैड। तो ये हमारा जो है वो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म जो है वो बन गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमने इफ पी देन क्यू की शक्ल में लिखना है। तो देखते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू इन इंग्लिश। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास, योर गारंटी इज गुड ओनली इफ यू बॉट योर सीडी लेस देन 90 डेज अगो। तो इसको इफ देन क्यू की शक्ल में जो है ना, इफ पी देन क्यू की शक्ल में लिखना है। तो इसका जुमला बनेगा, इफ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर सीडी लेस देन 90 डेज अगो। इसमें देखें ओनली इफ जो है वो यूज हुआ है, तो पी ओनली इफ क्यू हमने रीफ्रेज किया था इफ पी देन क्यू को डिफरेंट तरीकों से, तो उसी को यूज करते हुए हमने इसको ये जुमला बना दिया है। सेकंड है हमारे पास, टू गेट टेन्योर एज ए प्रोफेसर इट इज सफिशिएंट टू बी वर्ल्ड फेमस। तो इसको जो है अब जब हम इंग्लिश में जो है इफ देन में चेंज करेंगे, तो इफ यू आर वर्ल्ड फेमस देन यू विल गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर। तो इसमें जो है वो क्यू सफिशिएंट पी जो है वो यूज हुआ है, क्योंकि इसमें सफिशिएंट का वर्ड आया है, तो इसमें हमने वो वाली जो है स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है। इसके बाद थर्ड है, ये सिंपल है, दैट यू गेट द जॉब इंप्लाइज दैट यू हैव द बेस्ट क्रीडेंशियल। तो इसको तो सिंपली हम चेंज कर देंगे, इफ यू गेट द जॉब देन यू हैव द बेस्ट क्रीडेंशियल। इसमें जो फ्रेजेस यूज किया गया है वो है पी इंप्लाइज क्यू, क्योंकि इंप्लाइज का वर्ड आ रहा है, तो पी इंप्लाइज क्यू में सिंपली हमने यहाँ देन लगाया और बाकी सारा जुमला वही जो है वो लिख दिया है। लास्ट जो है वो है, इट इज नेसेसरी टू वॉक 8 माइल्स टू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक। तो इसका जो जुमला बनेगा ये बनेगा, इफ यू गेट द टॉप ऑफ द पीक देन यू मस्ट हैव वॉक 8 माइल्स। तो इसमें जो है वो क्यू नेसेसरी पी वो वाला फ्रेज जो है वो इस्तेमाल, क्योंकि इसमें नेसेसरी का वर्ड आया है, तो क्यू नेसेसरी पी वाला जो है ना वो हमने फ्रेज इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे फ्रेजेस हैं जिनको हमने इफ देन में जो है वो इंग्लिश में चेंज किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो सवालात हैं जिनको हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है ट्रुथ टेबल के जरिए। तो पहला सवाल है हमारे पास, शो दैट P implies Q is logically equivalent to not Q implies not P। हमने P implies Q को not Q implies not P के बराबर साबित करना है। तो हमारे पास चूंकि दो स्टेटमेंट वेरिएबल है P और Q, तो हमारे पास चार रोज बनेंगी। पहले P की चार वैल्यूज लेंगे, दो दफा ट्रू और दो दफा फॉल्स, फिर Q की वैल्यू लेंगे ट्रू फॉल्स। अब P implies Q, implies में ये होता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे ट्रू होते हैं। पहले ट्रू फिर फॉल्स आएगा तो इंप्लाइज में फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। तो पहले ये दोनों, ये ट्रू है, ये इसी कैटेगरी में आ रहा है ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। इसके बाद हमने नॉट क्यू लेना है, तो क्यू को जो है ना वो हम उलट कर देंगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। इसी तरह नॉट पी लेना है, तो पहले दो ट्रू को हमने फॉल्स फॉल्स लिख दिया और फॉल्स फॉल्स को हमने ट्रू ट्रू लिख दिया। अब इनके दरमियान हमने इम्प्लीकेशन जो है वो यूज करना है, तो इसमें भी यही देखेंगे, जो ट्रू फॉल्स हो उसको फॉल्स करेंगे, अदरवाइज वो ट्रू कर देंगे। तो पहले वाला ये ट्रू आ जाएगा, दूसरे वाला ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये वाला भी ट्रू आएगा और ये वाला भी ट्रू आएगा। अब आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर जो है वो 6, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये लॉजिकली P implies Q जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है नॉट Q implies नॉट P के। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, शो दैट Q implies P is logically equivalent to
नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। इसमें भी हमने पी की उसी तरह जो है वो पहले बढ़ानी है, पहले 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स और क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले ये लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, क्यू इंप्लाइज पी, अब क्यू को पहले रखेंगे और पी को बाद में। तो क्यू इंप्लाइज पी, ट्रू ट्रू ये ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स फॉल्स ये ट्रू आ जाएगा। अब नॉट पी ये साइड सॉल्व करनी है तो नॉट पी और नॉट क्यू बनाएंगे, नॉट पी में इनको जो है वो चेंज कर देंगे, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को चेंज ट्रू में। फिर क्यू को जो है नॉट क्यू में हम क्या करेंगे, इस ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दिया। अब हमने ये नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू निकालना है, तो ये पहले वाला ट्रू ही आ गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स में है वो फॉल्स आएगा और ट्रू 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 आएगा, क्योंकि इंप्लाइज में सिर्फ यही कंडीशन है, ट्रू फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू होता है। तो अब यहाँ देखिए कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमारे पास Q इंप्लाइज P जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q के। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको एक्सरसाइज से मतलब कोई भी सवाल पूछना हो या लेक्चर से मतलब तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।